अध्यात्म ज्योतिष के तमाम प्रिय दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आज हम विवाह मुहूर्त को लेकर बात करेंगे कि विवाह के शुद्ध मुहूर्त कैसे देखे जाते हैं, कैसे निकाल सकते हैं और इसमें किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। अगर विवाह के समय में कुछ अनुकूल लगन नहीं मिल रहे हैं तो कौन से लगन में हम शादी कर सकते हैं, क्या क्या कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। ज्येष्ठ पुत्र हैं, बड़े पुत्र हैं तो उनके या बड़ी पुत्री है तो उनके विवाह के समय ज्येष्ठ आदि के महीने का कैसे विचार किया जाता है, इस पर डिटेल में चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले समय में भी हम ऐसे ही महत्वपूर्ण चर्चा, चाहे अध्यात्म की हो, ज्योतिष हो या वास्तु की हो, आप समय समय पर इसे हमारे चैनल के माध्यम से देख सकें। मित्रों, यहाँ पर मैं आपको खास बात बता दूं, जब हम ज्योतिषीय परामर्श के लिए बात करते हैं तो कई बार हमें परामर्श इस प्रकार से मिलता है कि वो आपके जीवन के लिए बहुत शुभ नहीं हो सकता, क्योंकि इसमें अगर हम विवाह मुहूर्त की बात करें तो ये एक बहुत संवेदनशील मुहूर्त है। इसका आपके पूरे जीवन काल से संबंध है। आपके जीवन में आने वाले तमाम किसी भी शुभाशुभ घटनाओं का ये मुहूर्त साक्षी होगा। ये आपके जीवन काल में आपको दोनों युगल दंपत्ति को आगे बढ़ते हुए जो है ये मुहूर्त देखेगा। तो इसमें कौन-कौन सी चीज़ें, कौन-कौन सी वार, तिथि, लगन, नक्षत्र, योग, करण और खासकर जो विशेष जो विवाह का मुहूर्त होता है, उसमें 3 बलों का हमें जो है मूलतः ध्यान देना पड़ता है, सूर्य बल, चंद्र बल और गुरु बल। पिछले कार्यक्रम में मैंने संक्षिप्त में विवाह मुहूर्त और सगाई मुहूर्त पर ज़्यादा फोकस किया था, गौना आदि का जो मुहूर्त है। लेकिन आज के मुहूर्त में हम सिर्फ विवाह का मुहूर्त पर हम चर्चा करेंगे, शुद्ध विवाह मुहूर्त पर। अगर आप इसके लिए परामर्श करना चाहते हैं, विवाह आदि मुहूर्त निकालना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमारे संस्थान में संपर्क कर सकते हैं, या ज्योतिष कुंडली दिखाना हो, बनाना हो, मैचिंग आदि है, उसके लिए भी आप जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको सविस्तार इसकी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले विवाह मुहूर्त में 10 दोष ऐसे हैं जिसका हम प्रायः विचार करते हैं। इसमें लतादि दोष हो गया, पात दोष हो गया, युति दोष हो गया, वेद हो गया, जामित्र दोष हो गया, मृत पंचक हो गया और एकार्गल दोष हो गया, उपग्रह हो गया, कांति साम्य हो गया, दग्धा हो गया। ये 10 प्रकार के दोष का जो है विचार किया जाता है विवाह मुहूर्त में। त्रिबल शुद्धि, 3 बल, जैसे कि मैंने आपको बताया, गुरु बल, चंद्र बल और सूर्य बल, ये 3 बलों का हम इसमें विचार करते हैं। अब जो महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें आपका जो है एक तो लग्न शुद्धि, चंद्र शुद्धि और लग्न शुद्धि, ये 3 हमें जो है इसमें विचार करने योग्य बातें हैं। लग्न शुद्धि कैसे देखेंगे, चंद्र शुद्धि कैसे देखेंगे और पंचांग शुद्धि कैसे देखेंगे, इसको हम थोड़ा संक्षिप्त में समझ लेते हैं। सबसे पहले पंचांग शुद्धि में आपका तिथि, वार, नक्षत्र, करण, योग, ये सारी चीजें आती हैं जिसको हमें देखना होता है और उसके हिसाब से उनके मानक होते हैं कि कितने प्रतिशत अगर वो मिल रहा है तो आप जो है उसको हरी झंडी दे सकते हैं मुहूर्त को। तो ये महत्वपूर्ण है, इसको समझना थोड़ा जरूरी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अगर मास की बात करें तो आजकल के समय तो देख रहे हैं आपकी श्रावण में विवाह होता है, लोग चैत्र में भी कर रहे हैं और यहाँ तक कि पौष में भी कर लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन जो श्रेष्ठ मुहूर्त बताए गए हैं वो आपका वैशाख में बताया गया है, ज्येष्ठ में बताया गया, आषाढ़ में बताया गया, 3 महीने हो गए। और जो है बरसात के बाद आपका आश्विन हो गया और माघ और फाल्गुन हो गया, ठीक है ना। तो मार्गशीर्ष, माघ और फाल्गुन जो है हमारे लिए यहाँ पर ये 6 महीने, 7 महीने लगभग यहाँ पर प्रशस्त माने गए। शेष उसमें कुछ मध्यम है और उसमें आप जो है खासकर जब देवगुरु की राशि पर सूर्य का संचरण काल हो, वो पौष और वो चैत्र, 2 महीने निषिद्ध काल में आते हैं। श्रावण आदि में विवाह आपको पता ही नहीं होता है। तो ये महीने हैं। पक्ष का किसी प्रकार से कोई विचार नहीं है। शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष दोनों को बराबर रूप में लिया जाता है। कई बार इसको लेकर भी कुछ भ्रांतियां रहती है, तो इसको लेकर भ्रांति नहीं होनी चाहिए। अगर हम वार की बात करें तो शुभ वार जैसे गुरुवार हो गया, सोमवार हो गया, आपका शुक्रवार हो गया, बुधवार हो गया, इनको शुभ वारों में लिया जाता है और शेष को हम मध्यम कैटेगरी में ले सकते हैं। ठीक हो गया। अब जो है वार हो गया, तिथि को हम ले लेते हैं। तिथि में विशेषकर जो द्वितीया है, तृतीया है, पंचमी है, सप्तमी है, दशमी है, एकादशी है,
त्रयोदशी है, इसको हम शुभ में लेते हैं, जो फर्स्ट ग्रेड में, ठीक है ना। इसके बाद कुछ मध्यम है, कुछ अधम भी होते हैं जिसको परित्यक्त करना चाहिए, ठीक है ना। क्या हो गया, तिथि वार। अब हो गया नक्षत्र। नक्षत्रों को भी नोट कर लीजिए। जब सगाई है तो उसमें त्रिपूर्वा और त्रिउत्तरा दोनों का चयन है। जबकि अगर हम शादी की अगर केवल बात करें, विवाह के लिए देखें, तो इसमें केवल त्रिउत्तरा ही लिया जाता है, यानी उत्तरा फाल्गुनी, उत्तरा भाद्रपद और उत्तराषाढ़, ठीक है ना। इसके अतिरिक्त त्रिउत्तरा के बाद आपका रोहिणी हो गया, मृगशिरा हो गया, रेवती हो गया, अनुराधा है, मूल है, स्वाति है, मगा है, हस्त है, चित्रा है, श्रवण है, अश्विनी, ये नक्षत्र इसमें लिए जाते हैं। धनिष्ठा आदि भी शुभ है। कई बार पंचक का मुहूर्त है तो लोगों को लगता है कि जो है इसमें नहीं होगा, तो उत्तरा फाल्गुनी, ठीक है, उत्तरा भाद्रपद, और ये अब आपका उत्तरा फाल्गुनी तो उसमें नहीं आती, उत्तरा भाद्रपद और धनिष्ठा, ये पंचक के नक्षत्र हैं, तो इसलिए ये भी यहाँ पर ठीक है। अश्विनी को गंडमूल में आता है, तो इसलिए ये विचार नहीं करना है कि वो गंडमूल का नक्षत्र है, तो यहाँ पर इसका निषिद्ध है, वो भी यहाँ पर लिया जाएगा। तिथि हो गया, वार हो गया, नक्षत्र हो गया, ठीक हो नहीं। अब हम प्राथमिकता जो सबसे ज्यादा रहती है वो इसमें है त्रिबल की। उन तीन बलों में सबसे पहले अगर बर का हम देखें तो हमें सूर्य बल और चंद्र बल देखना है, ठीक है। सूर्य बल अगर आपका जो है 3, 6, 10 और 11 में अगर सूर्य इस भाव में आ रहे हैं तो ये सूर्य जो है शुभ है। उसके बाद जो है 4, 8 और 12 में आ रहा है तो अशुभ है, और शेष में मध्यम है, जैसे कि आपका 1, 2, 5, 7, 9 में है तो ये मध्यम, और इसकी पूजा भी की जा सकती है, इसको पूज्य भी कहा जाता है, ठीक है ना। अब उसके बाद चंद्रबल की बात करें तो आपका चंद्रबल 4, 8, 12 छोड़ दें तो ये तो त्यक्त हो जाते हैं, इसको इसमें नहीं लिया जाता है। और 2, 5, 9 इसमें मध्यम में लिया जाता है। अतिरिक्त जो बचते हैं वो शुभ आते हैं चंद्रबल, जैसे कि आपका 1, 3, 7, 10 है ना, 11, ये शुभ है। कन्या के लिए गुरुबल का विचार किया जाता है। उस गुरुबल में कन्या की राशि से जो है 2, 5, 7, 9, 11 स्थान पर अगर कन्या का गुरु है तो वो शुभ है। उसके बाद 1, 3, 6, 10 में अगर है तो वो मध्यम हो गया, और 4, 8 और 12वें स्थान पर गुरु है तो फिर वो परित्यक्त माना जाता है, ठीक हो गया। 3 बल थे तो ये तीनों बलों का यहाँ पर हमने विचार कर लिया। अब सबसे महत्वपूर्ण बात आती है लगन। विवाह के लिए एक उत्तम अनुकूल लगन का विचार करना चाहिए, जो कि लगन साधन के हिसाब से भी किया जाता है, स्थिर लगन के हिसाब से भी उसको चेक किया जाता है, और कुंडली में जो ग्रह प्रतिकूल है उसके हिसाब से लगन निकालें, ताकि केंद्र आदि त्रिकोण आदि में शुभ ग्रहों का जो है स्थान मिला हो। कई बार लगन आदि शोधन में दिन की शादी, रात की शादी, इस तरह से देख करके लगन अनुकूल नहीं होता है, तो गौ धूली बेला का जो है चयन करना चाहिए, ये शुभ मुहूर्त विवाह के लिए माना जाता है। अब 3 ज्येष्ठ की मैं बात कर रहा था, वो 3 ज्येष्ठ यानी जेठ का महीना हो, जेठ में ही कन्या का जन्म हो और जेठ में ही वर का जन्म हो, तो फिर उनको ये जेठ में शादी नहीं करनी चाहिए, तीनों ज्येष्ठ नहीं होना चाहिए, ठीक है। प्रथम संतान जो ज्येष्ठ संतान है, वो अगर चाहे पुत्री भी बड़ी है या पुत्र पुत्र बड़ा है और महीना भी ज्येष्ठ का है, तो ऐसे जो बड़े पुत्र हैं उनके लिए कुछ विचार किया जाता है, उनके जन्म नक्षत्र में, जन्म वार में, जन्म तिथि में, जन्म मास में विवाह नहीं करना चाहिए, ऐसा भी मुहूर्त का सिद्धांत। तो आशा करता हूँ आज विवाह मुहूर्त को लेकर के बहुत सारी चीजें आपके क्लियर हो चुकी होगी। अध्यात्म, ज्योतिष, वास्तु के समाधान के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं हमारे संस्थान में। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, बने रहें।